जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीचर्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सुशांत ठाकुर। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के आज के सेशन में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और सीटेट यूपी टेट या इंडिया के आप ओवरऑल किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा होगा, कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी अर्थात कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। जो कोलबर्ग थे ये एक प्रकार से इन्फ्लुएंस थे या प्रभावित थे जीन पियाजे से। जीन पियाजे जो कॉग्निटिव एक कंस्ट्रक्टिविस्ट है या रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, उनसे ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है। उनकी एक थ्योरी थी या बुक थी 1932 में, द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। उसी बुक से इन्फ्लुएंस होकर 1958 में मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी कोलबर्ग ने दिया है या प्रतिपादित किया है, जो ओवरऑल आपके टीचिंग एग्जाम में कहीं ना कहीं हेल्पफुल है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि ये जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी जिन्होंने दिया है कोलबर्ग है कौन, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या इनकी टोटल थीसिस है। तो ये 1927 में इनका जन्म हुआ था, बॉर्न हुआ था। ये एक अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं और 1987 में इनकी डेथ हो गई थी। 1958 में इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दिया था, जो जीन पियाजे के 1932 वाली थ्योरी से कहीं ना कहीं प्रभावित थी। और टोटल ओवरऑल थ्योरी है, इन्होंने एक डिलेमा दिया है यानी मॉरल रीजनिंग दिया है। उसके ऊपर इन्होंने 3 लेवल और 6 स्तर की 3 स्तर और 6 अवस्थाओं की बात करते हैं, यानी 3 लेवल एंड 6 स्टेजेस गिवन बाय मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी बाय कोलबर्ग। उस सारी थ्योरी को और उनके द्वारा कही गई हर एक चीज को डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के जरिए या डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के जरिए हम लोग एक एक करके बात करेंगे। फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपको दिख रहा होगा, ये एक डेवलपमेंटल अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। 1958 में ये थ्योरी गिवन है, इनके द्वारा दिया गया है। ये प्रभावित थे जीन पियाजे के 1932 के थ्योरी से, जिसमें उन्होंने एक बुक भी लिखा है द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। उसी बुक से या उसी बुक में जीन पियाजे ने अपने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी के ऊपर कुछ बात बताई है या अपना ओवरऑल थ्योरी दिया है, उसी से प्रभावित थे ये कहीं ना कहीं। और ये इन्होंने मॉरल डिलेमा, ये मॉरल रीजनिंग, इन सब वर्ड का प्रयोग किया है। क्या है इसका अर्थ, यह सब हम जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं हमारे लिए जो एक सवाल उठता है, जैसे कि थ्योरी से आपको पता चल रहा होगा कि मॉरलिटी, व्हाट इज मॉरलिटी, मॉरलिटी है क्या। सबसे पहले हम जानेंगे कि मॉरलिटी है क्या। तो वन वर्ड अगर डेफिनेशन दे इसका, या अगर एक सेंटेंस में एक वर्ड में इसका अगर यहाँ डेफिनेशन अगर हम दे, क्योंकि डेफिनेशन वहाँ आपसे पूछेगा नहीं, अर्थ पूछेगा, मीनिंग पूछेगा। तो मॉरलिटी का मतलब है, मॉरलिटी इज अ लॉजिकल डिसीजन अबाउट राइट एंड रॉन्ग। दुनिया के किसी भी निर्णय या किसी भी सिचुएशन में 2 सिचुएशन है, एक तरफ सही है, राइट है, और एक तरफ रॉन्ग है। आप जिस थॉट प्रोसेस के बेसिस पे, जिस रीजनिंग के बेसिस पे आप किसी प्रक्रिया को या किसी निर्णय को सही मानते हैं या गलत मानते हैं, वही आपकी मॉरलिटी है। अगर मॉरलिटी ना हो फिर तो कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है, ना कोई सोशल ऑर्डर है, ना कोई सोशल नॉर्म्स है। तो ओवरऑल मॉरलिटी या नैतिकता जो है, अगर इसको हम सरल शब्दों में बात करें तो सही और गलत की चुनाव करने की जो प्रक्रिया है, दैट इज कॉल्ड मॉरलिटी। या मॉरलिटी इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन अबाउट राइट एंड रॉन्ग। एक प्रक्रिया है जिसके तहत हम सही या गलत का निर्णय करते हैं। इस मॉरलिटी के ऊपर इन्होंने हाइंज डिलेमा एक दिया है। इन्होंने बहुत सारा हाइपोथेसिस है, बहुत सारा स्टोरी है, लेकिन एक फेमस डिलेमा है जो आपसे पेपर में भी पूछ सकता है, पूछा हुआ है, आया हुआ है और आपको जानना भी जरूरी है। उस हाई डिलेमा के माध्यम से इन्होंने अपना ओवरऑल थ्योरी को गिवन किया हुआ है, जिसमें 3 लेवल और 6 स्टेजेस है। उस डिलेमा के थोड़ा ऊपर हम बात कर लेते हैं। एक स्टोरी है, बहुत आराम से चलेंगे, धीरे से समझेंगे। अगर ये डिलेमा आपको समझ में आ रही होगी तो ओवरऑल आप पूरे स्टोरी को समझ पाएंगे। एक यूरोप में कोई व्यक्ति था जिसका नाम था हाइंज। उसकी जो वाइफ थी किसी डेडली डिजीज थे या खतरनाक रोग से पीड़ित थी, और उसको या कैंसर से पीड़ित थी। उसको एक दवा की जरूरत थी, जो दवा सिर्फ एक ही केमिस्ट बनाता था। वो जो दवा था, जो मेडिसिन था, वो कोई एक ही केमिस्ट बनाता था, और वो जो दवा बनाया था उसके कीमत से वह 10 गुना कीमत मांग रहा था ज्यादा। और हाइंज जो कि एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था, अपने वाइफ को बचाने के लिए वो उतना पे तो नहीं कर सकता था, तो उन्होंने उस केमिस्ट से गुजारिश किया कि वो आधे पैसे अभी चुका देगा और आधे पैसे धीरे धीरे वह कमाई करके या कुछ भी करके उस जरिए से किसी से ले करके अपने दोस्तों से, पीयर्स से वह चुका देगा। लेकिन केमिस्ट नहीं माना, और केमिस्ट जो है वो
वो उसी जिद पे टिके हुए था कि वो 10 गुने पैसे लेगा, अगर इतने पैसे कोई देगा तभी वो मेडिसिन देगा, अन्यथा वो नहीं देगा। इससे हुआ क्या कि अब उसके पास इतने पैसे नहीं थे, रास्ते दो ही थे, वहीं सही और गलत के जो मोरलिटी की हम बात करते हैं, सही और गलत के, वहीं यहाँ रास्ते दो ही थे, या तो वाइफ को मरने देता और नहीं तो केमिस्ट की दुकान तोड़ करके और उस दवा की चोरी करता। ये एक हाइपोथेसिस है जिसमें इन्होंने 72 बच्चे को, 72 बॉयज को, सिर्फ लड़के को, अमेरिकन बॉयज थे, इन्होंने इनको सैंपल के रूप में, किसी भी रिसर्च के लिए सैंपल की जरूरत होती है, इन्होंने सैंपल के रूप में 72 बॉयज को लिया हुआ था जिनकी उम्र जो है 4 से 16 वर्ष के बीच थी। उनके सामने ये हाइपोथेसिस रखा हुआ था और इस हाइपोथेसिस के बेसिस पे या इस स्टोरी के बेसिस पे उन्होंने कंक्लूजन ड्रॉ किया ओवरऑल। तो उन्होंने पाया कि जो मोरालिटी है या नैतिकता है वो उम्र टू उम्र, एज टू एज वेरी करता है। जैसे 4 वर्ष का बालक जिस तरीके से किसी चीज को सोचता है या उसके लिए जो सही या गलत की डेफिनेशन है वो 16 साल के बच्चों के लिए बदल जाती है कहीं ना कहीं। इस पूरे हाई डिलेमा के तो कंक्लूजन ये हुआ इस डिलेमा का कि उन्होंने दुकान चोरी किया और दुकान तोड़ करके उस दवा को चोरी की और दवा खिलाई, उसकी पत्नी फिर से ठीक हो गई। अब बात यह है कि क्या हाइंज को वो दवा चोरी करनी चाहिए थी या उस केमिस्ट को क्या अपने प्राइस का 10 गुना कीमत मांगना चाहिए था। बात यह है, इसके ऊपर इन्होंने जो 72 लोगों का सैंपल्स लिया, उन्होंने अलग अलग कंक्लूजन जो ड्रॉ किया, उसी कंक्लूजन को उन्होंने 3 लेवल और 6 स्टेज के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जिसको हम बात कर लेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जिस भी तर्क के बेसिस पे या जिस भी रीजनिंग के बेसिस पे आप उस डिसीजन को ड्रॉ करते हैं या उन्होंने ड्रॉ किया, एक है मॉरल रीजनिंग, एक शब्द है मॉरल रीजनिंग। मॉरल रीजनिंग यानी नैतिक तर्कना या नैतिक तर्क। इसका मतलब है कि एक ऐसी प्रक्रिया या एक ऐसी तर्क जो आपको या थिंकिंग प्रोसेस है जो आपको सही या गलत के निर्णय के बारे में लेने के लिए बाध्य करती है या वहां मदद करती है, या सही या गलत के निर्णय लेने में जो थॉट प्रोसेस, जो विचार प्रक्रिया आपकी इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड मॉरल रीजनिंग। मतलब हाइंज को दवा चोरी करनी चाहिए थी, अगर ये बच्चा कोई कहता है तो जिस रीजनिंग के बेसिस पे ये बात अगर वो ड्रॉ करता है या कहता है, दैट इज कॉल्ड मॉरल रीजनिंग। एक होता है मॉरल डिलेमा, एक है मॉरल डिलेमा। मॉरल डिलेमा का मतलब है, डिलेमा का मतलब होता है दुविधा, एक ऐसी सिचुएशन जहां आप ये निर्णय न कर पा रहे हो कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसे आपके बोर्ड के एग्जाम हो या आपके सीटेट के एग्जाम हो, आप सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं, रास्ते में किसी अननोन पर्सन की, जिससे आपकी कोई फैमिलियर नहीं है, कोई परिचित नहीं है, उसकी एक्सीडेंट हो जाती है। अब वहाँ 2 कंडीशन है, अगर आप वहाँ पीड़ित को या उस एक्सीडेंट पर्सन को अगर आप वहाँ छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि उनकी डेथ हो जाए। अगर उनको आप हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो इतना देर हो जाएगा कि शायद आप अपने एग्जाम को पूरी तरीके से न दे पाए। तो यहाँ राइट एंड रॉन्ग या दुविधा की स्थिति है, सही दोनों में है। किसी व्यक्ति की मदद करना भी सही बात है और अपने करियर को परस्यू करना या बेहतर करना भी अच्छी बात है। अब ये डिलेमा, जो मॉरल डिलेमा है, वहाँ उत्पन्न हो जाती है कि क्या उस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाए या करियर पे फोकस करे, उसको छोड़ करके और एग्जाम दे। ये जो दुविधा की स्थिति है, जहाँ दोनों रास्ते आपके लिए सही हैं लेकिन आप चूज नहीं कर पा रहे हैं कि हमको कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड डिलेमा। इन्हीं दोनों मॉरल रीजनिंग और मॉरल डिलेमा के बेसिस पे, अब इन सारे हाइपोथेसिस के बेसिस पे इन्होंने जो कंक्लूजन ड्रॉ किया है उसमें 3 लेवल और 6 स्टेजेस हैं। तो पहले उस स्तर की हम बात कर लेते हैं। इन्होंने कुल मिला के 3 स्तर दिए हुए हैं, 3 लेवल। जो 3 लेवल है उसका पहला लेवल है प्री कॉन्वेंशनल लेवल। जो पहला लेवल है वो प्री कॉन्वेंशनल लेवल, जिसकी उम्र सीमा है 4 से 10 वर्ष। टोटल ओवरऑल, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात 4 वर्ष से आते हैं कि आपके मन में एक सवाल उठेगा कि आखिर 4 वर्ष का ही बच्चा क्यों। तो जो मोरालिटी है वो इनबॉर्न जो एबिलिटी नहीं है, जन्मजात क्षमता नहीं है, बल्कि ये अर्जित किया जाता है। बच्चा जब जन्म लेता है उसके पास 3 ही इमोशन प्रेजेंट होते हैं। वुडवर्थ ने भी कहा है कि बच्चा जो है जन्म से उसके अंदर 3 इमोशन प्रेजेंट है, फियर, एंगर और लव। यानी डर है, क्रोध है और प्रेम है, प्यार है। यही 3 चीज लेके वो जन्म लेता है या कॉन्सेप्शन से वो बाहर आता है। उसके बाद जितनी प्रक्रियाएं हैं ओवरऑल कहीं ना कहीं वो एक्वायर करता है या लर्न करता है। तो जो मोरालिटी की जो प्रॉपर समझ है, चाहे जिस भी बेसिस पे हो, उसकी शुरुआत 4 वर्ष की उम्र से ही होती है। इसीलिए प्री कॉन्वेंशनल लेवल जो है वो 4 से 10 वर्ष का है। दूसरा लेवल है आपका कॉन्वेंशनल लेवल।
जो है 10 से 13 वर्ष, आप ईयर लिख लेंगे, ऐसे आपको देखने में अच्छा लगेगा। फिर है पोस्ट कॉन्वेंशनल लेबर, पोस्ट कॉन्वेंशनल लेबर, इसकी उम्र सीमा है 13 से 16 वर्ष, क्योंकि इन्होंने पहले प्रारंभ में 4 से 16 वर्ष के ही बच्चों को सैंपल के रूप में लिया था। बाद में इनकी कुछ और भी इन पे रिसर्च ड्रॉ किया था या रिसर्च किया हुआ था, जिनमें इन्होंने 28 के आसपास बच्चों को, 28 वर्ष के बच्चों को भी शामिल किया था। लेकिन वो इस थीसिस में या इस थ्योरी में उस पर बात हम नहीं करेंगे या नहीं करनी है, क्योंकि उन्होंने अलग से फिर से रिसर्च किया हुआ था। अभी जो हम बात कर रहे हैं इसमें इन्होंने 4 से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चों के ही रीजनिंग लिया था, या एक प्रकार से उनकी जो एक कंक्लूजन था उस हाइव डिलेमा के बेसिस पे उन्होंने वो ड्रॉ किया हुआ था। तो ये 3 लेवल है। पहला है प्री कन्वेंशनल लेवल, शायद इसको हिंदी में पूर्व परंपरागत या ऐसे कुछ बोलते हैं, आप एक बार चेक कर सकते हैं इसको। दूसरा है कन्वेंशनल लेवल, परंपरागत स्तर, और तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल, जिसको पश्च या उत्तर परंपरागत स्तर बोलते हैं। ये 3 लेवल के बेसिस पे इन्होंने 6 अवस्थाएं यानी स्टेजेस दिया है। इसका मतलब है कि इस प्रत्येक लेवल में 2-2 स्टेजेस हैं। कि बच्चा जो है इस उम्र में रहता है, उसकी मॉरल रीजनिंग है या उसकी मॉरलिटी है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, यही बताता है प्री कन्वेंशनल। फिर जो 10 से 13 वर्ष का बच्चा है उसका जो मॉरलिटी है, अर्थात उसके जो सही और गलत निर्णय है वो किस बेसिस पे डिपेंड करते हैं, ये बताता है कन्वेंशनल लेवल। फिर जो 13 से 16 वर्ष के बच्चे हैं उनका जो मॉरलिटी है या सही गलत का जो निर्णय है ये बताता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। और हर एक लेवल में यहाँ 2-2 स्टेजेस हैं, तो ये 3 लेवल है। अब हम हर एक लेवल की जो 2-2 स्टेजेस है उस पर एक बेहतर एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझेंगे। बात कर लेते हैं पहला जो लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल, उसमें 2 स्टेज है। प्री कन्वेंशनल लेवल में 2 स्टेज है, या इसको एक लिखेंगे आप शायद कंफ्यूज कर पाए। पहला आप लिखेंगे प्री कन्वेंशनल लेवल, चार से 10 वर्ष। इसका पहला स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। पहले लिख लेते हैं, फिर हम एक-एक करके बात करेंगे कि आखिर ये है क्या, ये क्यों बताया जा रहा है, क्यों पढ़ा जा रहा है, आखिर बच्चा जो है कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करता है, सही या गलत का डिसीजन किस बेसिस पे लेता है। पहला है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। और दूसरा है म्यूचुअल एक्सचेंज ओरिएंटेशन। म्यूचुअल एक्सचेंज ओरिएंटेशन, इसके कई नाम हैं। हम पहले एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं, फिर हम बताएंगे इसको 4-5 नामों से और जाना जाता है। उसको भी आप एट याद रखेंगे, क्योंकि पेपर में अगर नाम बदल देगा फिर आप कंफ्यूज कर जाएंगे। देखिए, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन का मतलब है, इसको पुरस्कार या आज्ञाकारिता अभिविन्यास कुछ करके शायद हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब है कि ये 4 से जो 10 वर्ष का जो बच्चा है उसकी पूरी मॉरलिटी है या सही या गलत का जो एक डिसीजन है वो सब कुछ डिपेंड करता है उसके ओबीडियंस या पनिशमेंट, किस चीज के लिए उसको पुरस्कार दिया गया है और किस चीज के लिए उसको दंड दिया गया है, उसी पे उसकी सारी मोरलिटी इम्पोज रहती है। या एक तरह से कहे तो ये एक्सटर्नल इम्पोज है, ये एक्सटर्नल इम्पोजिंग की स्टेज है। जैसे बच्चे के अंदर कोई मोरलिटी नहीं है, अगर बच्चा चोरी भी करता है लेकिन अगर आप उसको शाबाश बोलते हैं, इसका मतलब बच्चा समझेगा कि चोरी करना सही बात है। यानी बच्चे की जो टोटल जो मोरलिटी है ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस बात के लिए आप उसको इनाम देते हैं, मतलब शाबाश कहते हैं, चॉकलेट देते हैं, या किस बात के लिए आप उसको पनिश करते हैं, दंड देते हैं। उसकी सारी जो मोरलिटी है वो पुरस्कार और दंड पर यानी शाबाश और दंड पर ही डिपेंड करती है। अंदर से कोई मोरलिटी नहीं है, अच्छा और बुरा का कोई समझ नहीं है। उसकी समझ है किस बेसिस पे, आपके बेसिस पे, जो एक्सटर्नल इम्पोज है। और एक्सटर्नल में कौन है, अथॉरिटी हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, स्कूल्स हो सकते हैं, नेबर हो सकते हैं, या कोई भी पीयर्स जिसके साथ भी आप इंटरेक्शन करते हैं, ओवरऑल सभी लोग हो सकते हैं, जिसके पुरस्कार और दंड देने के बेसिस पर डिपेंड करता है कि कौन सा काम अच्छा है और कौन सा काम बुरा है। दूसरा है इसी का जो प्री कन्वेंशनल लेवल है, इसी का जो दूसरा स्टेज है वो है म्यूचुअल एक्सचेंज ओरिएंटेशन। इसको एक और नाम से जानते हैं इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन भी बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन या इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज ओरिएंटेशन। ये म्यूचुअल एक्सचेंज ओरिएंटेशन का ही नाम है, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज ओरिएंटेशन।
या आप इसको बोल सकते हैं ये टिट फॉर टैट की अवस्था है। इस अवस्था को टिट फॉर टैट बोलते हैं, मतलब जैसे का तैसा। आप सुने होंगे कि एक बच्चा है जो 2 या 3 या 4 में पढ़ता है, 4 से 10 वर्ष का, किसी बच्चे ने उसकी नोटबुक फाड़ दी, बदले में उसने भी उसकी नोटबुक फाड़ दी। अगर पेरेंट्स पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसका जवाब आता है कि सामने वाला बंदा ने हमारे नोटबुक को फाड़ दिया है। इसका मतलब है कि उसकी नैतिकता वही है कि उसके साथ जो जैसा करता है वह रिएक्शन भी उसी तरीके से देता है। यानी उसको सही गलत का या रीजनिंग का उतना प्रॉपर कोई नॉलेज नहीं है। उसका नॉलेज है तो किस बात पे, अपने आप उसको सेल्फ या खुद की स्वार्थ बोल सकते हैं। अगर आप बच्चे को किसी सामान के लिए दुकान में भेजते हैं तो बच्चा बोलता है कि उसके बदले में मुझे क्या चाहिए, मुझे भी चॉकलेट चाहिए। ये क्या है, टिट फॉर टैट है। यानी बच्चा अगर आपके लिए कुछ करता है तो बच्चे के लिए उसके बदले में आपको भी बच्चे को कुछ देना है। ये सारी मॉरलिटी या सही या गलत की जो समझ है या जो हाई डिलेमा की अगर हम बात करें तो ये जो 2 स्टेज के जो बच्चे हैं वो ये बात करते हैं कि अगर केमिस्ट ने उनको दवा नहीं दी तो उसको दवा चोरी कर लेनी चाहिए थी। और जो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन जो इसके स्टेज के जो बच्चे हैं उनका मानना है कि नहीं, अगर चोरी करना गलत है उसके लिए पनिशमेंट हो सकती है, तो फिर हाइंज को चोरी नहीं करनी चाहिए थी। उसका जो ये टोटल 2 स्टेज है 4 से 10 वर्ष का, इसमें दोनों के हाइंज के डिलेमा पे यही कंक्लूजन ड्रॉ होता है। दूसरा लेवल है हमारा कन्वेंशनल लेवल, उसमें भी 2 स्टेज है। कन्वेंशनल लेवल में भी 2 स्टेज है। बात कर लेते हैं कन्वेंशनल लेवल। अभी आप समझ चुके हैं कन्वेंशनल लेवल, ये परंपरागत अवस्था है, 10 से 13 वर्ष इसकी उम्र सीमा है। इसका पहला जो स्टेज है या टोटल कुल मिला के पहले का 2 और ये तीसरा, लेकिन हर में 2-2 स्टेजेस है। तो इसका जो पहला है वो है गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। इसका मतलब है कि बच्चा जो है उसी काम को अच्छा मानता है या उसकी मॉरल रीजनिंग वही है जिस बात के लिए उसके पेरेंट्स, उसके पीयर्स, उसके नेबर, उसके स्कूल के शिक्षक जो है उससे प्राउड फील करते हैं या ये मानते हो कि ये बच्चा अच्छा है। उस शाबाशी के लिए, उस अच्छा कहलाने के लिए या उनकी नज़र में एप्रोप्रिएट बनने के लिए वो उनकी सारी मौजूद जो मॉरल रीजनिंग है वही डिपेंड होती है। यानी गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन का मतलब है कि अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने के लिए जो आप बिहेव करते हैं दैट इज कॉल्ड गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन स्टेज। ये स्टेज है तीसरा। चौथा इसमें स्टेज है, एक होता है लॉ एंड ऑर्डर या लीगल ओरिएंटेशन। लॉ एंड ऑर्डर और लीगल ओरिएंटेशन, इसका मतलब है कि रूल्स आर रूल्स। इसका मतलब होता है कि रूल्स आर एब्सोल्यूट, रूल्स आर एब्सोल्यूट या रूल्स आर रूल्स। इसका मतलब है कि समाज ने जो रूल बना दिए हैं, जो नियम है, वो किसी भी कीमत पे नहीं तोड़ने चाहिए या नहीं टूट सकता, चाहे उससे कितना भी एक बड़ा ह्यूमैनिटी सेक्शन का बुरा हो रहा हो, अच्छा हो रहा हो, मैटर नहीं करता है। इस उम्र का जो बच्चा है 10 से 13 वर्ष का, ये मानता है कि जो सोशल ऑर्डर है, जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो फैमिली नॉर्म्स हैं या जिस भी कल्चर, जिस भी अथॉरिटी, जिस भी सोसाइटी में वो रहता है, उसके जो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को फॉलो करना इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फंडामेंटल ड्यूटी है। ये उम्र सीमा है 10 से 13 वर्ष। इस कन्वेंशनल लेवल में 2 स्टेज, गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, और दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर या एक और नाम है इसका लीगल ओरिएंटेशन, जहां रूल्स आर एब्सोल्यूट, इनके लिए नियम ही सब कुछ है या रूल्स आर रूल्स। जो रूल्स है वो किसी के लिए भी नहीं बदल सकते हैं। ये किसका मॉरल रीजनिंग हो सकता है या एक मॉरल डिसीजन हो सकता है जो 10 से 13 वर्ष के बच्चे हैं। अब हम फाइनल लेवल पे चलते हैं, उसके भी 2 स्टेज हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा जान लेते हैं। तो फाइनल हमारा लेवल है वो है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। उस पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में भी 2 स्टेज है। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में भी 2 स्टेज है। इसका पहला है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन और दूसरा है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल
ये पोस्ट कन्वेंशनल लेवल हमारा स्तर तीसरा और स्टेज जो है वो पांचवा और छठा, या इसके हिसाब से जो हर में दो है, तो पहला है इसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन और दूसरा है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। इसका मतलब है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन का कि बच्चा जो है वो इस स्तर में, इसकी जो उम्र सीमा है वो 13 से 16 है, यानी बच्चा जो है अब एडोलेसेंस में चला गया है, क्योंकि जो जनरल या सामान्य जो एडोलेसेंस या किशोरावस्था की उम्र है वो 13 से 18 या 13 से 19 या 12 से 18 है। एक केस है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मानता है कि कोई भी व्यक्ति जो 10 से 19 वर्ष के बीच में है वह किशोर या किशोरी है, लेकिन WHO को हटा दे तो जो एक जनरल जो आइडिया है या ओवरऑल कंक्लूजन है वो है कि 12 से 18 या 13 से 19 वर्ष के बीच में एक बच्चा जो है किशोरावस्था में। अब इसका मतलब है कि ये बच्चा किशोरावस्था में है, तो इस स्टेज में बच्चा मानता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन का मतलब है कि अगर वो रूल्स, उस प्रकार के नियम, उस प्रकार के समाज की एक नॉर्म्स या स्टैंडर्ड जिससे एक बहुत बड़े ह्यूमैनिटी सेक्शन का अगर भला नहीं हो पा रहा हो, या उस नियम से अगर किसी को नुकसान हो रहा हो बड़े स्तर पे, तो उसको बदला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ गलत चीजें हैं जो परंपरा से चली आ रही हैं, लेकिन उससे अगर ह्यूमैनिटी के बहुत बड़े सेक्शन को अगर बुरा हो रहा हो, चाहे हार्मफुल है, चाहे हानिकारक साबित हो रहा है, तो उसको आप बदल सकते हैं। यानी एक प्रॉपर सिस्टम को, अगर वो सिस्टम ह्यूमैनिटी के बड़े सेक्शन के भलाई के लिए नहीं है, तो उस ऑर्डर में, उस नॉर्म्स में, उस लीगल में, चाहे उस रूल्स में आप बदलाव कर सकते हैं। ये मानता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यानी 13 से 16 वर्ष के बीच का जो बालक है। दूसरा है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल का मतलब है कि सर्वव्यापी है, जो रूल्स है वो पूरे दुनिया के लिए एक है। और अगर आपको लगता है कि जो रूल्स है वो एक फैमिली के लिए, किसी एक सोसाइटी के लिए अलग हो सकता है, किसी एक लोग के लिए, कि यानी किसी प्रकार की बायसेंस नहीं है, जो रूल है, जो लॉ है, जो ऑर्डर है, जो स्टैंडर्ड है, वो चाहे अपने फैमिली के बच्चे हो, चाहे ओवरऑल सोसाइटी हो, या ओवरऑल एक नेशन हो, राष्ट्र हो, उस सबके लिए एक होनी चाहिए। किसी भी कंडीशन में किसी को या किसी के लिए, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, चाहे रिलेटिव हो, चाहे देश के किसी भी लोग से, किसी भी एरिस्टोक्रेसी वाली फैमिली से अगर वो बिलोंग करते हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर किसी को भी उस रूल्स को ब्रेक करने का या उससे अलग हट के काम करने का आजादी या फ्रीडम नहीं दिया जाना चाहिए। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल का मतलब ही है कि पूरे विश्व के लिए सर्वव्यापी, जहां भी आप रहते हैं, ओवरऑल सोसाइटी के लिए एक रूल है, एक स्टैंडर्ड है, उसको, उसका पालन या उसको फॉलो हर एक को करना है। ओवरऑल ये कहानी है आपकी जो 3 लेवल है, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। उसका जो लास्ट है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, उसमें दो स्टेज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन और दूसरा जो है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ये कुल मिला के आपका कोलबर्ग का ओवरऑल यही कंक्लूजन है या ओवरऑल यही थ्योरी है। अगर इतना कुछ आप जानते हैं, अगर इतना आप बेहतर समझ लेते हैं, वीडियो अगर पहली बार में समझ में ना आए, आप एक बार और देखें, दोबारा देखें, और इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर आए क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं या सॉल्व कर लेते हैं, तो हम आशा करते हैं कि आपको कोलबर्ग मॉडल जो डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें प्रॉपर कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं, ताकि हम मोटिवेटेड होकर नई वीडियो आपके लिए बेहतर तरीके से ला सके। और अगर आपने टीचर्स मंत्रा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हम जब नई वीडियो लेके आए तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप जुड़ जाए। मिलते हैं फिर कल एक नए सेशन में, एक नए एनर्जी के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ। आप सबों के भी तब तक आप अपना निरंतर ध्यान रखें, अपना पढ़ाई करते रहे। सीटेट सर पे है। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।